माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को पढ़ें तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ साइट फॉर रेस्पिरेशन। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और इस एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर एंड प्रोड्यूसेस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी। ये जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या जिसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस के सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, और इन 3 सिग्निफिकेंट प्रोसेसेस में असल में होता ये है कि जो ग्लूकोज है वो फाइनली ब्रेकडाउन हो जाता है उनका कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर, और जिसके नतीजे में सफिशेंट अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है, जो कि हम पढ़ते हैं 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन यूकैरियोटिक सेल एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन प्रोकैरियोटिक सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो असल फंक्शन है वो है कि वो है साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम चूँकि अब तो सेल को पढ़ रहे हैं, हम रेस्पिरेशन अब नहीं पढ़ रहे, तो आई हैव ट्राइड टू गिव यू एन ओवरलुक हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल हो सकता है और किस पार्ट के अंदर क्या फंक्शंस हो सकते हैं। मैट्रिक्स से लेकर क्रिस्टी और क्रिस्टीज में मौजूद कॉम्प्लेक्सेस वगैरह पूरे स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर लिया है ताकि जब रेस्पिरेशन पढ़ें तो हमारे लिए आसानी हो जाए। तो रेस्पिरेशन का सबसे पहला प्रोसेस ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का कि जिसमें ग्लूकोज जो है उनका ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरुवेट के अंदर, और ग्लूकोज जो कि एक हेक्सोज है वो टूटता है इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के अंदर बाय अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस किस में हो रही होती है? इट इज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो रेस्पिरेशन का पहला इवेंट, पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस है, और वो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज जो कि हेक्सोज है वो 2 ट्रायोज के अंदर ब्रेक हो जाता है, 2 पायरुवेट के अंदर ब्रेक हो जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान हमें एटीपी भी मिलती है। हम उनके अब नंबर को काउंट नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट उनके सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो हमें एटीपी भी मिलती है, जिसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एटीपी इस्तेमाल भी होती है, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस का एटीपी इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं, और एटीपी प्रोड्यूस भी होती है जो यील्डिंग फेज कहलाता है। तो बहरहाल ग्लाइकोलाइसिस के दौरान न सिर्फ एटीपी बल्कि अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है, दैट्स कॉल्ड NADPH है। तो बाय ग्लाइकोलाइसिस जो कि फर्स्ट इवेंट है जिसके दौरान ग्लूकोज चेंज हो जाएगा इनटू पायरुवेट में एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो जाएगा, ये वो प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होगा। इस प्रोसेस के बाद ये दोनों NADPH और पायरुवेट दे इंटर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, और जब ये इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं तो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया 2 सिग्निफिकेंट प्रोसेसेस, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होने हैं, जिसमें एक होता है क्रेब्स साइकिल का एंड अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्रेब्स साइकिल क्या है और वो कहाँ पर होती है? तो क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर। जब पायरुवेट यहाँ पर आता है तो पायरुवेट का डायरेक्टली इंटर इनटू क्रेब्स साइकिल, तो वो यहाँ पर चेंज होता है एक ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल में, जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, जिसे कहा जाता है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। जब एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है तो एसिटाइल कोएंजाइम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उसके साथ कंबाइन होता है, और ऑक्सैलोएसिटेट इज एक्चुअली 4 कार्बन कंबाइनिंग कंटेनिंग मॉलिक्यूल। When it combines with the 2 carbon acetyl coenzyme, तो it synthesizes a citrate है, and this citrate की वजह से हम इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं, and to honor the name of scientist हम इसे जो है वो क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो क्या होगा? क्रेब्स साइकिल के दौरान जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो ऑक्सैलोएसिटेट के साथ कंबाइन होके एक सक्सेसिव इवेंट में से गुजरता है, जिसमें से सक्सेसिव ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है सेवरल स्टेप्स पर, जिसके नतीजे में एट डिफरेंट स्टेप्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज हो रही होती है, और न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही होती है लेकिन एट डिफरेंट स्टेप्स पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही होती है, जिसके नतीजे में सर्टेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड NADH है। डिफरेंट NADH बनते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस पर बनते हैं, एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड FADH।
और फाइनली क्या होगा कि इस प्रोसेस के दौरान जब क्रेब साइकिल हो रही होती है तो जो एसिटाइल कोएंजाइम इस साइकिल के अंदर इंटर हुआ होता है वो इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान कन्वर्ट हो चुका होता है, ब्रेक हो चुका होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड इनटू वाटर के अंदर। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है जिसमें ऑलमोस्ट ग्लूकोज का जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान सर्टेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बने हैं जिनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड NADH एंड FADH। जब तक ये NADH और FADH ऑक्सीडाइज नहीं होते तब तक रेस्पिरेशन मुकम्मल नहीं होती। तो चूंकि हम अब क्रेब साइकिल वगैरह इनको हम डिटेल तो नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ये समझें कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एक इवेंट होता है जो कि पहला इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं क्रेब साइकिल, जिसके दौरान एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होकर एक साइक्लिक प्रोसेस करता है जिसके जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है, सिंथेसिस ऑफ NADH एंड सिंथेसिस ऑफ FADH ETC वगैरह करके एसिटाइल कोएंजाइम को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक कर लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है क्रेब साइकिल। लेकिन इस क्रेब साइकिल से इंपॉर्टेंट एंड अदर इवेंट है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वो किस में हो रही होती है? इन ऑर्डर टू मेक दिस क्लियर, हम इससे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि इस क्रिस्टी के अंदर इस पूरी स्ट्रक्चर को ड्रा किया जाए ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएं। दिस इज कॉल्ड इनर फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के अंदर सेवरल कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं और ATPase कॉम्प्लेक्स मौजूद है। ये ड्रा किया है आपको समझाने के लिए सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो मैं ये कह रहा था कि ये डायग्राम इस तरह से बनाया ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियरली समझ में आ जाए। तो हम पढ़ रहे थे कि जैसे ही क्रेब साइकिल होती है तो इस क्रेब साइकिल के दौरान जो कैरियर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं NADH या FADH, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। जब तक ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तब तक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये करने के लिए इस क्रिस्टी के अंदर देयर आर कॉम्प्लेक्सेस मौजूद जिनके डिफरेंट नाम हैं, जिनको हम पढ़ेंगे जब रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे इन डिटेल में। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। इन अदर वर्ड्स इनको ये भी नाम दिया जाता है कि मिसाल दिस इज कॉल्ड NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। मिसाल के तौर पर दिस इज कॉल्ड FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। या जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। और फाइनल कॉम्प्लेक्स को भी से ये जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। इन कॉम्प्लेक्सेस के दौरान असल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होगा ये सब, इसे समझने की कोशिश करें। क्रेब साइकिल से बनने वाले ऑल दीज NADH एंड FADH आर फाइनली ऑक्सीडाइज्ड। कैसे? सी दिस NADH is oxidized into FADH and it gives protons to this complex। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इन प्रोटॉन्स को पंप करता है आउट ऑफ मैट्रिक्स इनसाइड ल्यूमेन, और ये डिफरेंट प्लेसेस पर हो रहा होता है। सिमिलरली दिस कॉम्प्लेक्स जो है FADH ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ FADH जो है वो भी प्रोटॉन्स को पंप करती है इनटू अ इनर मेम्ब्रेन स्पेसेस के अंदर। लिहाजा ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस एट डिफरेंट प्लेसेस, सिंपली ये होता है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ NAD एंड ऑक्सीडेशन ऑफ FADH हो रही होती है, जिसके नतीजे में जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें से फ्लो कर रहे होते हैं तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एट डिफरेंट प्लेसेस पर प्रोटॉन्स को पंप कर रहा होता है आउट। और जब प्रोटॉन पंप हो रहे होते हैं किस में से? फ्रॉम दिस मैट्रिक्स में से, वाया दीज कॉम्प्लेक्सेस ये प्रोटॉन पंप होकर के इस ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इस स्पेस के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर यही प्रोटॉन एक और कॉम्प्लेक्स में से गुजरते हैं जिस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। और ये जो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है ये किस में मौजूद होता है? ये इस क्रिस्टी के अंदर मौजूद होता है। इस ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन होता है? इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसका मिसाल फर्स्ट पार्ट इसका F0 पार्ट है,
जो कि जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, और इसका एक ब्रॉडर पार्ट होता है जिसे हम F1 पार्ट कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स की एंड पर, मैट्रिक्स की तरफ मौजूद होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस किस में मौजूद होते हैं? दीज कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्रिस्टी के अंदर। तो सिंपली ये होगा कि इस प्रोसेस के दौरान, क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाले जितने भी एनएडीएच एफएडीएच उन्होंने ऑक्सीडाइज होना है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस में से, इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में से उन इलेक्ट्रॉन्स को पास होना है, जिसके नतीजे में एट डिफरेंट प्लेसेस पर प्रोटॉन्स पंप हो जाएंगे फ्रॉम मैट्रिक्स टू दिस स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और फाइनली जब ये प्रोटॉन्स फ्रॉम इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में से मूव करते हैं, किस में से? फ्रॉम F0 पार्टिकल में से मूव करके वो आके एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं इनटू F1 पार्टिकल के अंदर, F1 ATP सिंथेस पार्टिकल के अंदर। जैसे ही प्रोटॉन की कंसंट्रेशन पार्टिकल के अंदर ज़्यादा होती है तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टिमुलेट करता है इसमें मौजूद एंजाइम्स को, और दे आर कॉल्ड एटीपी सिंथेस एंजाइम्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और जिस ग्रेडियंट से एनर्जी को ड्राइव करके ये एडीपी के साथ फास्फेट को मिलाकर एंड सिंथेसिस कर लेता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी है। अब ये जो पूरा सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रहा होता है, इस सिंथेसिस ऑफ एटीपी को हम कहते हैं, जिसका कीमो ऑस्मोसिस भी कहलाता है, कीमो ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड आल्सो कॉल्ड एटीपी सिंथेसिस बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए, एक हो गया क्रेब्स साइकिल, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो इसे हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसके जरिए जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को आउट पंप करते हैं, और वही प्रोटॉन वापस एटीपीएस कॉम्प्लेक्स के जरिए जब मैट्रिक्स के अंदर आते हैं तो वो एनर्जी ग्रेडियंट डेवलप करते हैं जो सिंथेसिस ऑफ एटीपी करने में हेल्प करता है। इसी तरह से फाइनली ग्लूकोज जो है क्रेब्स साइकिल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक हो जाता है, उससे बनने वाले एनएडीएच एफएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जरिए ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जिसके जरिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि हमने काउंट किया है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हैं, और उनका जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोड्यूस होता है। और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर रिसीव्ड बाय ऑक्सीजन हैं, और वो प्रोटॉन्स को रिसीव करके सिंथेसाइज कर लेता है वाटर को। लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती है, इस वजह से हम इस रेस्पिरेशन को कहते हैं, इट्स कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के बाद होने वाले ये दोनों क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, जिन इवेंट्स के जरिए सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रहा होता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल है, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस एटीपी एंड दैट एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर वैरायटी ऑफ फंक्शंस के लिए। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। विल डिस्कस another organelles in the next video.